वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है स्ट्रेटजी, और उसी स्ट्रेटजी के अंतर्गत अब हम लोग कैप्सूल सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं। कैप्सूल सीरीज़ में हम जिस टॉपिक पर कैप्सूल्स देना स्टार्ट करेंगे उसका नाम है क्या होता है जब, या जिसको बोलते हैं व्हाट हैपेन व्हेन। तो क्या होता है जब आप यूपी बोर्ड के किसी भी साल का पेपर उठा करके देख लीजिए, आप देखोगे उसमें 5 मार्क्स का क्या होता है जब पूछा जाता है। तो जब 5 मार्क्स का पूछा जाता है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको इस तरीके से पढ़ें कि हमारा 5 मार्क्स कहीं गलत ना हो। तो उसी को लेते हुए आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक। उसके लिए 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखो, आप सोच रहे होगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये तो 2 मिनट की चीज़ें मैं लिख दूंगा अभी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पॉइंट में तो ये है कि आप सभी लोगों की कैप्सूल सीरीज़ की कॉपी अलग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में हम जो भी आपको देंगे वो आप बैक टू बैक लिखते जाइएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ बिल्कुल याद रख लीजिए आप लोग कि आप सभी बच्चों को इसकी धुआंधार प्रैक्टिस करनी है। जितना बार लिख सकते हो उतनी बार लिखना, ठीक है, जिससे आपको ये बिल्कुल मौखिक याद हो जाए। सो के उठा के भी कोई पूछ ले तो आपको फटाफट वो याद होना चाहिए। तीसरी चीज़, ये जो थर्ड पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा कि किसी भी चीज़ को लिखने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर आपको वो फॉर्मूले नहीं आते हैं तो कॉपी के शुरुआत के 1-2 पेज में आप केवल फॉर्मूला लिख लीजिए और उसका नाम लिख लीजिए, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी बनाना है। उस कॉपी के शुरुआत के 2 पेज अगर आपको सूत्र नहीं आते हैं तो छोड़ देना है, और 2 पेज के बाद से आप सभी लोगों को हेडिंग क्या बनानी है, क्या होता है जब और क्या होता है जब कि मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। ये कैप्सूल सीरीज़ है, इसलिए मैं यहाँ पर केवल छोटे छोटे वीडियो आपको दूंगा। 15 मिनट का मेरा एक वीडियो रहेगा और उस 15 मिनट में 10 क्वेश्चन से ज़्यादा, इवन कोशिश करूँगा कि 15 क्वेश्चन तक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको डिलीवर कर दूं, और वो आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और बिल्कुल रट डालिए। बिल्कुल किसी भी तरह से आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, वो सब भूल जाओ। अभी यहाँ पर आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद कर लेना है, क्योंकि जितना आप याद करोगे उतनी जल्दी आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 5 नंबर का आता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, आप 1 हफ्ते के भीतर सारे 5 नंबर के क्वेश्चंस आप करने की स्थिति में रहोगे। बस ज़रूरत केवल इस बात की है कि आप प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है तो आप ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन भी लिखिएगा अभी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी रफ कॉपी बनाइए और उस पर ये क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए। और जब भी आपको प्रैक्टिस करने का मूड हो तो पेंसिल से प्रैक्टिस करिए और अपनी फेयर कॉपी से मैच कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम पे याद हो गया है, ठीक है, और अगर हम पे याद नहीं हुआ है तो उसको मिटा दीजिए, एक बार देख करके पढ़ लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद लिखिए, फिर थोड़ी देर बाद लिखिए, 2 दिन बाद लिखिए, 4 दिन बाद लिखिए। अगर इस तरह से आप करते हो तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जानी है। तो अभी आप फेयर कॉपी पर काम कर रहे हो। फेयर कॉपी के बाद एक दूसरी रफ कॉपी बनाइएगा या प्रैक्टिस की कॉपी बनाइएगा, उसमें केवल क्वेश्चन लिखिएगा और आंसर तब लिखिएगा जब आपको लगे कि हम भूल गए। जैसे हमने आज पढ़ाया, आपको आज रिएक्शन याद हैं, मगर आपसे हम कहें कि 5 दिन बाद इस रिएक्शन को बताओ, तो वो 5 दिन बाद अगर आपको रिएक्शन याद है तब तो आपके पढ़ने का मतलब है, तब तो आपने सही तरीके से पढ़ाई करी है, अन्यथा सही पढ़ाई नहीं करी है। तो आइए हम उसको फटाफट देखते हैं कैसे याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम नाइट्राइड की क्रिया जल से कराते हैं। एक्चुअली 3 क्वेश्चन इसमें जुड़े हुए हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड की क्रिया जल से कराते हैं, या फिर बोरॉन नाइट्राइड की क्रिया जल से कराते हैं, या फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइड की क्रिया जल से कराते हैं। सबसे पहले बच्चों को सूत्र नहीं आता है, बताओ मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है। देखो फटाफट इसको याद करो। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2, नाइट्राइड में N के ऊपर होते हैं 3-, तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2, नाइट्रोजन की 3। इस तरह से अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा,
Mg2N3, ये सूत्र किसका होता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड का। इसके बाद देखो बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन के ऊपर 3 प्लस, नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? B3N3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? Bn। ये Bn किसका सूत्र होता है? बोरॉन नाइट्राइड का। इसी तरह से एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? Al3N3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बनेगा? Aln। तो ये Aln किसका सूत्र होता है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। आई थिंक अब आपको सूत्र बनाने आ गए होंगे कि हम बोरॉन नाइट्राइड का सूत्र क्या लिखते हैं, ठीक है, हम मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या लिखते हैं, और हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सूत्र क्या लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों से हमें रिएक्शन किसकी करानी है? जल की रिएक्शन करानी है, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्राइड की क्रिया, बोरॉन नाइट्राइड की क्रिया और एल्यूमिनियम नाइट्राइड की क्रिया हम जल से कराएंगे। तो हम इस की क्रिया जल से कराएंगे, किस तरह से बनेगा? सॉरी, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का मैंने सूत्र गलत लिख दिया। देखिए मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम की संयुक्ता 2 है और नाइट्रोजन की 3 है, तो इसका सूत्र लिखना चाहिए था हमें Mg3N2, गलत लिख दिया मैंने, Mg3N2। अब आपको ये सूत्र बार बार नहीं समझना है, अब तो आपको याद होना चाहिए। मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो आप बोलोगे Mg2N3, सॉरी Mg3N2। बोरोन नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो आप बोलोगे Bn। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो आप बोलोगे Aln। क्लियर है? सूत्र आपको याद हो गया। अब सूत्र के बाद अब हम कराते हैं इनकी जल से क्रिया। जल से क्रिया कराने के लिए आप पहले याद रखिए कि इन तीनों में अमोनिया गैस बननी है। मैग्नीशियम नाइट्रेट की क्रिया जल से कराओ, अमोनिया गैस बनती है। बोरोन नाइट्रेट की क्रिया जल से कराओ, अमोनिया गैस बनती है। और एल्यूमिनियम नाइट्रेट की क्रिया भी अगर जल से कराते हैं तो हमें अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है। तो देखो, अगर हम इस पर अमोनिया गैस बनानी है तो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे। 6 मोल्स ऑफ H2O से हम लोगों को मिलेगा 3 मोल्स ऑफ MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और अमोनिया गैस मिलेगी 2 मोल। ठीक है, देखो रिएक्शन को पढ़ना सीखिए। ठीक है, कई बच्चे कई तरह से पढ़ते हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप क्यों पढ़ते हो वैसा, मैं जैसा पढ़ता हूँ मैं वैसा पढ़ना आपको सिखा रहा हूँ। 1 मोल ऑफ Mg3N2, Mg3N2 के आगे 1 लिखा है ना, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 1 मोल ऑफ Mg3N2 प्लस 6 मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू या गिव्स 3 मोल्स ऑफ MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। क्लियर है? तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखो सेकंड इक्वेशन, कितनी सिंपल इक्वेशन है कि बोरॉन नाइट्राइड की क्रिया हम 3 मोल्स ऑफ H2O से कराएंगे तो हमको मिलेगा बोरॉन हाइड्रोक्साइड BOH का होल थ्राइस प्लस अमोनिया गैस। इसके बाद देखो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यहां एल्यूमिनियम नाइट्राइड की क्रिया हम जल से कराएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस अमोनिया गैस मिलेगी। क्लियर है? तो यहां पर हमने देखा कि मैग्नीशियम नाइट्राइड की क्रिया जल से कराने पर अमोनिया गैस मिलती है, बोरॉन नाइट्राइड की क्रिया जल से कराने पर अमोनिया गैस मिलती है और एल्यूमिनियम नाइट्राइड की क्रिया जल से कराने पर अमोनिया गैस मिलती है। ये इसके इक्वेशंस हैं। अब आपको मौखिक याद होना चाहिए इक्वेशंस। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, सोडियम फॉस्फाइड अथवा कैल्शियम फॉस्फाइड की क्रिया जल से कराते हैं। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। हर एक के आगे मैंने ईयर लिखे हुए हैं। ये किसी भी सन के उठा के पेपर आप देखिएगा 5 नंबर के आपको मिलने ही मिल रहे हैं। तो देखो फॉस्फाइड का सूत्र कैसे बनाते हैं, पहले लिखो सोडियम और लिखो P के ऊपर 3 माइनस, इसको बोलते हैं फॉस्फाइड आयन। ठीक है, और Na के ऊपर होता है 1 प्लस। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सूत्र क्या बनेगा? Na3P, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम फॉस्फाइड। और नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फाइड। आप बताओ, कैल्शियम की संयुक्ता 2 होती है, फास्फोरस की 3 होती है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? Ca3P2। ये सूत्र किसका होता है? कैल्शियम फॉस्फाइड का। तो अगर आपको सूत्र आते हैं तो आपका आधा काम तो आसान हो गया, मतलब शुरुआत तो आप करना सीख गए। हमें रिएक्शन किसकी करानी है? सोडियम फॉस्फाइड की जल से करानी है और कैल्शियम फॉस्फाइड की जल से करानी है। तो देखो Na3P की रिएक्शन हमें जल से करानी है और कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 इसकी रिएक्शन भी किससे करानी है? जल से करानी है। ठीक है, जैसे नाइट्राइड से जल की क्रिया कराओ तो अमोनिया गैस बनती है, उसी तरह से फॉस्फाइड पर जल की क्रिया कराओगे तो हमें गैस बनती है PH3। इसका नाम होता है फॉस्फीन। ध्यान रखिएगा, PH3 गैस को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फीन गैस बोलते हैं। तो यहां फॉस्फीन गैस बनेगी। तो सोडियम फॉस्फाइड की क्रिया जल से कराएंगे, फॉस्फीन गैस। कैल्शियम फॉस्फाइड की क्रिया जल से कराएंगे तो हमें फॉस्फीन गैस बनती है। इसकी रिएक्शन देखो कैसे बनेगी?
Na3P इसकी रिएक्शन कराओगे 3 मोल्स ऑफ H2O से तो हमें मिलेगा 3 मोल्स ऑफ NaOH प्लस PH3 गैस मीन्स फॉस्फीन गैस। इसके बाद Ca3P2 की रिएक्शन हम कराएंगे 6 मोल्स ऑफ H2O से तो हमको मिलेगा 3 मोल्स ऑफ CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2 मोल्स ऑफ PH3 गैस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों को याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। सोडियम फॉस्फाइड की क्रिया जल से कराने पर फॉस्फीन गैस बनती है और कैल्शियम फॉस्फाइड की क्रिया जल से कराने पर हमें फॉस्फीन गैस बनती है। ये इसका समीकरण है। लिख के 2-4 बार लिख लीजिएगा, 5 बार लिखिए, बार लिखिए। जितना आप लिखोगे उतना अच्छा आपको याद होगा। आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे सब भूल जाओगे। केमिस्ट्री बहुत बेकार चीज़ है कि अगर आपने इसकी लिख के प्रैक्टिस नहीं करी आप भूल जाओगे। आपको आज लगता है हमें आ गई है और कल भूल जाओगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम साइनामाइड की क्रिया जल से कराते हैं। तो देखो कैल्शियम साइनामाइड का सूत्र याद रखिए CaCN2। ध्यान रखना ये Cn का होल ट्वाइस नहीं है, इट इज CaCN2। इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम साइनामाइड। और कैल्शियम साइनामाइड की क्रिया हमें किससे करानी है? जल के साथ करानी है। और कैल्शियम साइनामाइड की क्रिया अगर हम जल के साथ कराते हैं तो हमें अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है और साथ में मिलता है CaCO3। CaCO3 मिलेगा प्लस 2 मोल्स ऑफ NH3 मिलेगा। यहाँ पर हमें 3 मोल्स ऑफ H2O यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो कैल्शियम साइनामाइड की क्रिया अगर हम जल के साथ कराते हैं तो हमें अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये भी क्वेश्चन 2000 सन में पूछा गया, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके इस साइड के तीनों रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर दी। अच्छे से लिख के याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंट ट्रेंड में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। बिस्मथ क्लोराइड अथवा एंटीमनी क्लोराइड की क्रिया जल से कराते हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने केवल 2 ही सन लिखे हैं, 2006 और 2010। अभी ये रिसेंटली 2017 में और उसके बाद भी पूछा गया है। तो इसको हम देखते हैं। बिस्मथ क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? बिस्मथ की संयोजकता 3 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। तो अगर हम त्रिय गुणा करेंगे तो हमारा सूत्र क्या बनेगा? BiCl3। इसको क्या पढ़ेंगे? बिस्मथ क्लोराइड। और अगर एंटीमनी को देखें तो एंटीमनी की संयोजकता भी 3 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? SbCl3। तो हमने देखा बिस्मथ क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? BiCl3 और एंटीमनी क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? SbCl3। मैंने आपको बताया था सूत्र बनाना, जिसको नहीं आता है वो सूत्र बनाने वाला वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने अलग से बना करके रखा हुआ है। तो अब हमें दोनों सूत्र आ गए, बिस्मथ क्लोराइड भी आ गया और एंटीमनी क्लोराइड भी आ गया। अब हमें इसकी रिएक्शन किससे करानी है? जल के साथ करानी है। तो देखो इक्वेशन बहुत सिंपल है, BiCl3 इसकी रिएक्शन हम कराएंगे H2O के साथ कराएंगे तो हमको मिलेगा BiOCl प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl। इसको हम बोलते हैं बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड। लिख लीजिएगा खुद से, बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड। तो बिस्मथ क्लोराइड की क्रिया या बिस्मथ ट्राइक्लोराइड की क्रिया हम जल से कराते हैं तो हमें बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड बनता है। इसी तरह से अगर एंटीमनी क्लोराइड SbCl3 की क्रिया अगर हम जल के साथ कराएंगे तो हमको मिलेगा एंटीमनी ऑक्सी क्लोराइड मिलेगा और 2 मोल्स ऑफ HCl मिलेगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंटली 2016 में पूछा गया है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया जल से कराते हैं तो क्या बनता है? आप सभी बताओ। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका सूत्र तो आपको आना चाहिए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र होता है PCl5। इस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया हम कराते हैं जल के साथ तो हमको मिलता है H3PO4। इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल मिलता है प्लस 5 मोल्स ऑफ HCl निकलता है। टोटल 8 H यूज हुए, मींस 4 मोल्स ऑफ H2O से रिएक्शन कराएंगे एंड फाइनली हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? PCl5 प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू S3PO4 प्लस 5 मोल्स ऑफ HCl। इसको हम बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया जल से कराने पर हमको मिलता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल मिलता है और साथ में HCl मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपने सभी लोगों ने डी ब्लॉक में जब आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ा होगा तब उस समय की ये रिएक्शन है, बहुत ज़रूरी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र सब लोग पता होगा, H2O2। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका भी सूत्र पता होगा, K2Cr2O7 के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पता है H2SO4।
तो हाइड्रोजन परऑक्साइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, इसके दो केस होते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसकी दो कंडीशन है। अभी तो मैं आपको सिंपल वाली रिएक्शन लिखा रहा हूं, उसको आप फटाफट याद कर लोगे। देखो K2Cr2O7, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे 3 मोल्स ऑफ H2SO4 से और 4 मोल्स ऑफ H2O2 से, तो हमको मिलेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस 7 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस मिलेगी हमको प्लस ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन को थोड़ा चेक कर लीजिए, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 8, और यहाँ पर नहीं, हाँ 8 और 7, 15 ऑक्सीजन था, यहाँ 7 हो गया। अब हम लोगों को 8 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये हमारा इक्वेशन रहता है। देखो ध्यान से याद करना, आप बैलेंस करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। फिर बोल रहा हूँ 5 नंबर के क्वेश्चन है, अगर आप सोचोगे हम पेपर में बैलेंस कर लेंगे, आप कभी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन याद करिए। इक्वेशन क्या हो जाएगी, K2Cr2O7 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O2 इक्वल्स टू K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस 7 मोल्स ऑफ H2O प्लस 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये इक्वेशन है, आप फटाक से लिखोगे, आपको 1 नंबर पक्का हो गया। मगर यहाँ पर जानने वाली चीज़ एक और है कि यदि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का ठंडा विलयन, ध्यान से समझिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट मीन्स K2Cr2O7 और H2SO4, इसका ठंडा विलयन लेकर के अगर हम ठंडे H2O2 में मिलाते हैं तो एक नीले रंग का पदार्थ बनता है, और वो नीले रंग का पदार्थ होता है CrO5 का, जिसको हम बोलते हैं ब्लू परक्रोमेट। ब्लू परक्रोमेट इक्वेशन में इसकी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन आपकी सिंपल है। ब्लू परक्रोमेट में जाने के लिए आपको इक्वेशंस दूसरे टाइप की सीखनी पड़ेगी, आप इसी रिएक्शन को याद कर लीजिए। मगर याद रखिएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि ठंडे विलयन की क्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराई जाए तो नीले रंग का पदार्थ बनता है, उस पदार्थ का नाम होता है ब्लू परक्रोमेट, और इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड के परीक्षण में। हम आपको दे दें कि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, कैसे पता लगाओगे, तो आप बोलोगे इस हाइड्रोजन परऑक्साइड के ठंडे विलयन में अगर हम K2Cr2O7 और H2SO4 का ठंडा विलयन मिला दें तो नीले रंग का पदार्थ बनेगा, और वो नीले रंग का पदार्थ का बनना ये बात की पुष्टि करता है कि वो जो पदार्थ हमने आपको दिया था उसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। वो नीला पदार्थ कौन सा बनता है, वो होता है ब्लू परक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है CrO5। अगर आप इसका इक्वेशन भी सीखना चाहते हो तो इसका इक्वेशन भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ साइड से, आप लिख लीजिएगा। देखो ब्लू परक्रोमेट कैसे बनता है, इसका इक्वेशन 2 स्टेप में होता है। K2Cr2O7, इसकी रिएक्शन पहले H2SO4 से होती है और हमको मिलता है H2Cr2O7, ठीक है, H2Cr2O7 प्लस K2SO4, इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्रोमेट, ठीक है। ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम होता है हाइड्रोजन डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये हमारा जो हाइड्रोजन डाइक्रोमेट है, अब इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, 4 मोल्स ऑफ H2O2 के साथ, तो हमको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ CrO5, 2 मोल्स ऑफ CrO5 मिलेगा, और बाकी जो है वो मिलेगा 5 मोल्स ऑफ H2O। आप चेक कर लो, ऑक्सीजन कितने हैं 10 और 5 15, और यहाँ कितने हैं 7 और 8 15, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस मिल करके इक्वेशन जो बनती है उसमें जो CrO5 बना उसका नाम क्या है, ब्लू परक्रोमेट। तो कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर हमें ये लिखना है या ये लिखना है। कायदा तो ये कहता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के ठंडे विलयन की क्रिया यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड के ठंडे विलयन से कराते हैं तो हमको लिखना चाहिए ये, इसमें नीले रंग का पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है ब्लू परक्रोमेट। और अगर आपको कुछ नहीं दिया है, सिंपली पूछा है कि क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन की क्रिया हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराते हैं, तो आपको नीचे वाला इक्वेशन लिख देना है। बहुत सिंपल इक्वेशन है, 2 3 4 बार लिख करके प्रैक्टिस करिएगा तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और 5 नंबर का ये क्वेश्चन है।
आना ही आना है। अब कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे क्या इन 7 में से आ जाएगा? इन 7 में से नहीं आएगा। अभी मैं जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी आपकी किताब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सब की मैं सीरीज बना रहा हूँ। आप बस 15-15 मिनट का टाइम देते जाइएगा तो आपको ये चीज़ें फटाफट आती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड से हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया होती है। सिंपल रिएक्शन है ये। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki। इसकी रिएक्शन किससे होती है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो 2 मोल्स ऑफ Ki की रिएक्शन होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तो हमको मिलता है 2 मोल्स ऑफ KOH प्लस आयोडीन गैस की प्राप्ति होती है। तो ये इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। 2010 और 2014 में पूछी गई क्वेश्चन है कि पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराएंगे तो हमको मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कौन सी गैस मिलेगी? आयोडीन गैस मिलेगी। क्लियर है? आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि पोटेशियम आयोडाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया किसी परखनली में कराई जाती है और उस परखनली के मुंह पर स्टार्च से भीगा हुआ फिल्टर पेपर लाते हैं तो वो नीले रंग का क्यों हो जाता है? तो आप बोलोगे पोटेशियम आयोडाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन से आयोडीन गैस मिलती है। आयोडीन की रिएक्शन स्टार्च के साथ जब होती है तो नीला रंग उत्पन्न होता है, इसलिए फिल्टर पेपर का रंग, स्टार्च से भीगे हुए फिल्टर पेपर का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो ये हमारे 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने सीख लिए। उम्मीद है आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कैप्सूल सीरीज के अगले पार्ट में आपको देंगे। आपके वीडियो छोटे छोटे हैं, ये केवल छोटे छोटे इसलिए बनाए जा रहे हैं जिससे आप जल्दी जल्दी फटाफट बोर्ड टाइम पे रिवीजन कर पाएं और अपनी फेयर कॉपी बना करके इसको अच्छे से मेंटेन कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर भेजिए, लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।